चलिए, स्वागत है बच्चे आज के डिस्कशन में सेट नंबर 42 में। देखते हैं प्रश्न कहाँ पर है। ये 51 नंबर प्रश्न है बच्चे। सीधे आते हैं 51 में, देखते हैं क्या है प्रश्न आपका। चलिए आ गया और एक बढ़ गया है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह समतापी प्राणियों का है। समतापी मतलब क्या होता है? तो ऐसे प्राणी जिसके शरीर का तापमान नियत हो, ऐसे प्राणी जिसके शरीर का तापमान नियत हो, शरीर का तापमान नियत हो, एकदम ध्यान में रखिएगा, तापमान नियत हो मतलब बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं हो, फिक्स्ड। यानी इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जैसे ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पर मनुष्य ले लीजिए। मनुष्य, हमारे शरीर का तापमान क्या है? फिक्स है बच्चे। हमारे शरीर का तापमान कितना है? तो आपको पता होगा 37 डिग्री सेल्सियस, या ऐसा भी कर सकते हैं कि 310 केल्विन, ठीक है, या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट फिक्स है। चलिए, तो क्लियर हो गया होगा। समतापी मतलब बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? नियत होगा। और असमतापी मतलब क्या हो गया? असमतापी, तो इसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कहने का क्या अर्थ हुआ? जिसके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं होगा, मतलब आपको ये चेंज होता रहेगा बच्चे। ये क्या होगा? चेंज होता रहेगा। और ये किसका टेम्परेचर होगा? कोल्ड ब्लडेड। अब ऑप्शन पकड़ते हैं तो यहाँ देखिए वेल, वेल मतलब क्या हुआ? स्तनधारी बच्चे, स्तनधारी, ध्यान में रखिएगा, स्तनधारी है। तो जो भी स्तनधारी होगा, जो भी मेमल्स होगा, सबके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होगा। कबूतर, इसका भी फिक्स होगा। जितना भी एप्स होता है, चिड़िया होती है, वो वार्म ब्लडेड एनिमल होता है। चमगादड़, ये भी स्तनधारी है। एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी क्या हो गया? चमगादड़ है। तो इसी वर्ग का प्राणी, सभी प्राणी जो है वो समतापी प्राणी होगा। जबकि क्रोकोडाइल आपको पता है जल में रहता है, एलिगेटर, यहाँ चमगादड़ है, लेकिन ये दोनों क्या है जी? असमतापी है। फिर देखिए एलिगेटर असमतापी है, हिप्पोकैम्पस और एलिगेटर दोनों क्या हुआ? असमतापी है। तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा, जिसका टेम्परेचर शरीर का बदलता रहेगा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा अगर जंतु की बात करें, जीव की बात करें, तो वह वेल है। सबसे बड़े स्तनधारी की बात करें तो वह भी क्या है? वेल है बच्चे। और एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी कौन है? चमगादड़ है, यानी बैट है। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स का पाचन नहीं करता है? तो बच्चे सबसे पहले देखिए ट्रिप्सिन। ये कहाँ से निकलता है? तो भाई साहब मैं आपको बताते रहता हूँ कि देखिए ट्रिप्सिन जो है आपका कहाँ से निकलेगा? तो ये 3 एंजाइम आपके अग्न्याशय से निकलता है। अग्न्याशय से कितना एंजाइम निकलेगा? तो 3 एंजाइम निकलता है। कौन कौन? तो बच्चे ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लैपेज, ये 3 एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो अग्न्याशय से निकलता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। हाँ, एमाइलेज जो है, एमाइलेज ये किसका करेगा? तो ये स्टार्च का पाचन करता है। और लैपेज किसका करता है? तो वसा का करता है। ये ध्यान में रखिए। तो अब इस ऑप्शन में छाटिए कैमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन, दोनों प्रोटीन का, पेप्सिन प्रोटीन का, लेकिन लाइपेज किसका करेगा? तो ये वसा का पाचन करेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। ये प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है, ये वसा का पाचन करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, कुछ है नहीं ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ देखिए एंजाइम, एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम जो है, ठीक है, आपको जटिल कार्बनिक पदार्थों को क्या करेगा? सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने वाला जैव उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या है? तो यह जैव उत्प्रेरक है, जैव उत्प्रेरक है, ठीक है, उत्प्रेरक है, जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जटिल कार्बनिक पदार्थों को किसमें तोड़ देता है? कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देता है, को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देता है। इसको बोलते हैं सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ता है, पदार्थों में तोड़ता है। इसे क्या कहते हैं बच्चे? तो इसे कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं।
तो क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट यहाँ पर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारा एंड्रोजन स्रावित होता है, ये कहाँ से स्रावित होता है बच्चे? तो एंड्रोजन ध्यान में रखिएगा कि एंड्रोजन जनरली एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है, और एंड्रोजन ये क्या होगा? तो ये लिडिक कोशिकाओं से स्रावित होता है, लिडिक कोशिकाओं से स्रावित होता है, लिडिक कोशिकाओं से एंड्रोजन स्रावित होता है, ध्यान में रखिएगा। यह शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करता है। शुक्राणु जनीय कोशिकाएं बच्चे वृषण में ये पाया जाता है, और यहाँ से क्या निकलता है? तो टेस्टोस्टेरोन का स्रवण होता है, टेस्टोस्टेरोन का स्रवण होगा, टेस्टोस्टेरोन का स्रवण होता है। और ये क्या करता है? लिडिक कोशिकाएं ये शरीर में उत्तेजना लाने का काम करता है, शरीर में उत्तेजना लाता है, ध्यान में रखिएगा, शरीर में क्या करेगा? उत्तेजना लाएगा, ठीक है, जिससे आपको क्या होता है? तीव्र, ठीक है, तीव्र शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एंड्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? तो भाई लिडिक कोशिकाओं से स्रावित होता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा मनुष्य में जीवाणुवीय रोग कौन है? तो यहाँ देखिए सबसे पहले टाइफाइड देख लेते हैं। तो टाइफाइड, ठीक है, आपको साल्मोनेला टाइफी एक तरह का बैक्टीरिया है बच्चे, साल्मोनेला टाइफी, ध्यान में रखिएगा। टाइफाइड जो होता है वह साल्मोनेला टाइफी से होता है, और यह जीवाणु जनित रोग है, एकदम ध्यान में रखिए। चलिए ये टाइफाइड हो गया, ये जीवाणु जनित रोग है, कोई बात नहीं है। अब आते हैं दूसरा प्लेग। प्लेग क्या है बच्चे? तो प्लेग जो है पोस्टुरेला पेस्टिस से होता है, या यर्सीना पेस्टिस से होता है, जिससे भी बात करें पोस्टुरेला पेस्टिस या यर्सीना पेस्टिस से होता है। और ये क्या है? तो ये जो है आपको एक प्रकार का जीवाणु है, ठीक है। मलेरिया गड़बड़ हो गया बच्चे। मलेरिया जो है आपको प्लाज्मोडियम से होता है या प्रोटोजोआ से होता है, और यह ठीक है मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है, ये गड़बड़ है यहाँ पर, ठीक है। टाइफाइड, प्लेग और टाइफस, ठीक है। फिर देखिए टाइफस हो गया, ठीक है, टाइफस, चलिए इसको मान लेते हैं टाइफस। अभी डिप्थीरिया, ये भी बतेगा आपको, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया एक प्रकार का जीवाणु होता है, उससे होने वाला रोग है, और यह गला को प्रभावित करता है। निमोनिया, ये फेफड़े को प्रभावित करेगा, ठीक है। निमोकोकस, ठीक है, वो होता है बच्चे। इन्फ्लुएंजा, ये देखिए ये आपको विषाणु जनित रोग हो गया। प्लेग, मलेरिया, टाइफाइड, ये गलत हो गया बच्चे, ठीक है। तो आपको ये बी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। टाइफस जो होता है, ठीक है, अगर हम टाइफाइड बोलते हैं, टाइफस बोल दीजिए, ये भी क्या होगा? आपको जीवाणु जनित रोग होगा, तो ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड जो है यह छोटी आंत को प्रभावित करता है, और प्लेग जो है काफी तीव्र गति से फैलता है। इसका जो वाहक होता है वो पिस्सू होता है, पिस्सू रैट होता है बच्चे, चूहे इसके वाहक होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कारण समजात अंगों के सही सेट का चयन कीजिए। समजात मतलब क्या होगा? कि ओरिजिन एक ही हो और समान कार्य के लिए प्रेरित हो। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, समजात का इंग्लिश देखिए क्या है? होमोलोगस है, यानी होमोलोगस का मतलब क्या हुआ? होमोलोगस का मतलब हो गया, ठीक है, आपको ओरिजिन सेम होगा, ओरिजिन और वर्क दोनों इसका क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो ऐसे अंगों को योग, ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं? समजात कहते हैं बच्चे, अंगों को समजात कहेंगे, ठीक है। यानी दो चीज सेम होगा, एक तो इसका ओरिजिन सेम होना चाहिए और वर्ग भी सेम होनी चाहिए। जैसे मानव का अग्रपाद, ठीक है बच्चे, अग्रपाद जो है पैर हो गया, चलने में मदद करेगा। पक्षी के पंख जो है उड़ने में सहायता करेगा। वेल का मीन पक्ष, ये भी आपको सहायता करेगा। यानी 55 का कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा? तो ए नंबर आपका आंसर होगा। ये समजात अंग है बच्चे, ठीक है। मानव का अग्रपाद, पक्षी के पंख, ठीक है, और वेल का मीन पक्ष, ये जो है आपको एक तरह से समजात अंग है। ओरिजिन सेम होगा और ठीक है कार्य भी सबका समान जैसा ही होगा। चलिए, संघ एनिलिडा एवं मोलस्का के योजक कड़ी को क्या कहते हैं बच्चे? तो ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक नियोपिलाइना, ध्यान में रखिएगा, नियोपिलाइना। बच्चे यहाँ थोड़ा सा हम देखते हैं, आपको पता होगा कि पादप और जंतु के बीच की कड़ी, पादप और जंतु के बीच की कड़ी, जंतु के बीच की कड़ी किसको कहते हैं? तो बीच की कड़ी होती है यौगिक कड़ी होती है, योजक कड़ी होती है कि कड़ी कौन होगा? तो आपको पता होनी चाहिए, बार बार मैं बताता रहता हूं, ये है युगलीना बच्चे, ठीक है, युगलीना। और आपको पता है कि
बार बार मैं ये भी बताता हूं कि देखिए, ठीक है, सरीसृप और ठीक है पक्षी के बीच में, सरीसृप वर्ग है और पक्षी है, उसके बीच की योजक कड़ी कौन होगा? तो पक्षी है, दोनों के बीच का योजक कड़ी जो होता है आर्क्योपेट्रिक्स, आर्क्योपेट्रिक्स होता है, आर्क्योपेट्रिक्स ध्यान में रखिएगा, पैट्रिक्स होता है। और यहाँ जो है ठीक है एनेलिडा संघ और मोलस्का, एनेलिडा और मोलस्का, नियोपिलाइना, ठीक है एनेलिडा। बच्चे एनेलिडा में कौन कौन आएगा? तो आपको पता है, मैं बार बार बताता रहता हूँ कि देखिए केचुआ, जोंक, लीच, ये सब का क्या आएगा? तो एनेलिडा संघ का जंतु है। और यहाँ मोलस्का ले लीजिए, दोनों के बीच की योजक कड़ी कौन होगी? तो मोलस्का के बीच की योजक कड़ी होगी नियोपिलाइना, ठीक है, नियो, ठीक है, पिलाइना, ये ध्यान में रखिएगा, ये होता है योजक कड़ी। तो ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ध्यान में रखनी चाहिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं, मूंगा सिल्क किस कीट से प्राप्त होता है? बच्चे सिल्क, सिल्क जनरली क्या है? तो सिल्क जो है आपको पता होगा कि सिल्क प्रोटीन के बने होते हैं, एक बात। दूसरी बात क्या, सिल्क मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है ठीक है मूंगा, दूसरा क्या होता है इरी होता है, ठीक है, तीसरा होता है तसर, ठीक है तसर, और चौथा होता मलबरी, याद रखिएगा मलबरी होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। मलबरी जो है, मलबरी कहाँ मिलता है? तो कर्नाटक वाले एरिया में मिलता है। जनरली सिल्क का जो उत्पादन होता है उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर कहा जाता है। सिल्क के लिए जो हम क्या बोलते हैं, शहतूत पर किसका? तो सिल्क के कीट को पालन करेंगे, उसको क्या कहा जाएगा? तो सेरीकल्चर कहा जाता है। और इसका जो कीट है वो पाला जाता है किसके? तो शहतूत के पत्ते पर पाला जाता है। और मूंगा सिल्क जो है जनरली ठीक है असम वाले एरिया में ज्यादा मिलता है, इसीलिए एंथीरिया असमा, ठीक है। बॉम्बक्स मोरी जो है मलबरी कीट यहाँ से प्राप्त होता है बच्चे, मलबरी रेशम प्राप्त होता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अच्छा सिल्क कौन होता है? तो मलबरी सिल्क होता है। लेकिन मूंगा सिल्क जो है उसके लिए जो जीव का नाम है, उसके लिए जो कीट का नाम है एंथेरिया असामा, यानी असम वाले एरिया में ये ज्यादातर प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बॉयल के नियम का सही निरूपण क्या है? तो बच्चे बॉयल का नियम क्या कहता है? तो मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए बॉयल्स लॉ जो है, बॉयल्स लॉ, उसमें हम सबसे पहले नियत ढूंढते हैं। नियत क्या है? तो नियत आपको क्या रखना पड़ेगा? तो नियत आपको रखना पड़ेगा, क्या नियत रखेंगे? तो नियत रखते हैं तापमान, किसको? तापमान को नियत रखिए। और आयतन व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? दाब के। आयतन 1/, दाब का व्युत्क्रमानुपाती होगा। और यहाँ देखिए भी है और ये क्या है? पी है, तो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। अब भी और पी के बीच में जब ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा? ये एक हाइपरबोला होगा। क्या होगा? हाइपरबोला होगा। अगर सरल रेखा प्राप्त करना होगा तब कैसा ग्राफ होगा? तो बच्चे तब ये ग्राफ होगा कैसा? तो भी और 1/p हो गया, तो ये एक सरल रेखा प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए भी और 1/p के बीच ग्राफ कैसा होगा? तो ये हाइपरबोला प्राप्त होगा। तो देखिए हाइपरबोला कहाँ पर है? तो ए नंबर ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। याद रखना है नियत ताप पर किसी गैस के, ठीक है, समान, किसी गैस का समान आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बॉयल का नियम कहता है। चलिए 1 मोल, यहां देख लीजिए 1 मोल NaCl 1000 ग्राम जल युक्त विलयन में, ठीक है, NaCl का मोल भिन्न है बच्चे। मोल कितना भिन्न होगा? अब देख लिया, अब हमको क्या करना पड़ेगा? 1 मोल NaCl है, कितना मोल NaCl है? तो 1 मोल NaCl है के 1000 ग्राम जल युक्त विलयन में NaCl की, ठीक है, मोल भिन्न है बच्चे, मोल भिन्न है। कितना मोल भिन्न होगा ये निकालना पड़ेगा आपको। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो आपको पता है कि NaCl करिए, देखिए कितना हो गया। तो Na का कितना हो गया बच्चे? तो Na का हो गया, ठीक है, Na का हो गया 23 ग्राम प्लस, ठीक है, 35.5 हो गया, ठीक है, 23 ग्राम और 35.5 हो गया, तो ये 58.5 ग्राम आ गया। 58.5 ग्राम आपको आ गया। अब H2O निकालिए, H2O कितना होता है? तो बच्चे H2O हो गया 18 ग्राम। कितना ग्राम? 18 ग्राम। और आपको ध्यान में रखना है कि 18 ग्राम में हमको मोल निकालना है। निकालिए, निकालते हैं, क्या कर रहे हैं? तो मोल निकालिए। तो बच्चे ये ध्यान में रखिए कि क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ देखिए करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा आपको 58.5 को भागा दे देते हैं किससे? तो भागा दे दीजिए, ये 18 है और भागा दे देते हैं 58.5 से। देखिए कितना आ गया? तो 0.3076
0.3009 होगा, 0.307609 हो गया। ध्यान दीजिए बच्चे क्या कह रहा है, कह रहा है कि NaCl तो सोडियम क्लोराइड हो गया, 1000 ग्राम जल युक्त विलयन में NaCl की मोल भिन्न कितनी होंगी, NaCl की मोल भिन्न कितनी होंगी। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, तो यहां पर हमको कुल मोल कितना हो गया, पहले इसको निकाल लेते हैं। यहां देखिए 58.5 और प्लस क्या करना पड़ेगा, तो 18 ग्राम कर दीजिए इसको। तो 58.5 प्लस 18 देखिए कितना होता है। तो बच्चे 58.5 प्लस 18 जब करते हैं तो यहां देखिए 58.5 प्लस 18 कर दीजिए, तो ये हो गया 76.5। कितना हो गया, 76.5 हो गया। ध्यान दीजिएगा जरा, तो ये कुल मिलाकर के NaCl और हमने H2O निकाल लिया, ये कुल मिलाकर के आया 76, ठीक है, 76.5, ठीक है, ये आ गया ग्राम। अब क्या करेंगे, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, तो यहां देख लीजिए, तो आपका कितना है 58.5 डिवाइडेड कितना करना पड़ेगा, 76.5 देख लीजिए, तो 0.766 आ गया, 0.766 आ गया। तो यहां देखिए क्या आ जाएगा, तो लगभग आपको चूंकि वाटर के मोल में निकालना है, वाटर का 1000 ग्राम में निकालना है, तो वाटर का 1000 ग्राम में हमको कितना निकालना है, तो NaCl का इतना ग्राम निकालना है। तो ध्यान में रखिएगा, देखिए क्या करते हैं, तो वाटर के निकालना है, तो वाटर का कितना मोल है, तो वाटर का मोल, ध्यान दीजिएगा बच्चे, वाटर का मोल कितना है, तो वाटर का मोल हो गया, ठीक है, यहां पर कितना ग्राम हो गया, तो वाटर का मोल दिया हुआ 18। अब बटे कुल देखिए कितना है, तो कुल हो गया 76.5 आ गया, 76.5, ठीक है, और आपको कितना आ जाएगा ये, तो ये लगभग आ जाएगा 0.244, ठीक है, 244 के आसपास आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका आंसर होगा, ये ध्यान में रखिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 मोल NaCl के 1000 ग्राम जलयुक्त विलयन में NaCl की मोल भिन्न क्या है, मोल भिन्न कह रहा है, यानी ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, ठीक है, इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ NaCl इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज। तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर में कितना होगा, तो ये आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो बच्चे ठीक है, हमने क्या किया, चूंकि सबसे पहले हमने क्या किया कि NaCl का निकाल लिया, 23 प्लस 35.5 58.5 हो गया। फिर जल कितना है, तो 18 ग्राम है, और ठीक है, इसके आधार पर हमने कैलकुलेट कर लिया कि वाटर के 1 मोल में कितना ग्राम कुल होगा। तो इसके आधार पर इसका आंसर हो जाएगा 0.244 मोल फ्रैक्शन निकालने की बात कह रहा है। किसकी बात कर रहा है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कह रहा है। तो मोल फ्रैक्शन निकल गया 0.244। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है तत्वों कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर के परमाणु आकार का सही क्रम क्या है। तो आपको बच्चे पता है कि आवर्त में, कहां पर, आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में कहां से कहां जाएंगे, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता, बढ़ता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या के मान में क्या होती है, कमी आती है। ध्यान में रखिएगा, परमाणु त्रिज्या के मान में क्या होता है, कमी आता जाता है बच्चे। ठीक है, जैसे जैसे हम ठीक है लेफ्ट टू राइट गमन करेंगे तो वहां क्या होगा, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा, और जैसे ही हम ठीक है आपको ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा। तो ये देखिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान घटेगा, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, आपको बढ़ता जाएगा बच्चे, जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आवर्त में बाएं से दाएं परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, तो ये आपको ठीक है आपका ध्यान में रखना है, ये बढ़ेगा, कोई बात नहीं है। अब हम कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर में लेते हैं। तो कार्बन ये देखिए बच्चे, आवर्त में चल रहे हैं, कार्बन, उसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजन, उसके बाद नीचे फास्फोरस है, नीचे सल्फर है। तो कार्बन से निश्चित रूप से बड़ा होगा कौन, कार्बन निश्चित रूप से बड़ा होगा किससे, नाइट्रोजन से। बच्चे ध्यान में रखिएगा, कार्बन निश्चित रूप से बड़ा होगा किससे, नाइट्रोजन से। तो यहां देख लीजिए जरा, ठीक है, कार्बन निश्चित रूप से बड़ा होगा किससे, नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा होगा, कार्बन का क्या होगा, आपको बड़ा होगा। तो ये देखिए, ये ऑप्शन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दो आ सकता है इसमें। अब हमको चुनना है क्या,
फास्फोरस और सल्फर के बीच में चुनना है। तो पहले ठीक है कार्बन नाइट्रोजन, उसके बाद क्या होगा फास्फोरस आएगा, तब जाके सल्फर आएगा बच्ची। ठीक है फास्फोरस आएगा तब सल्फर आएगा, यानी सल्फर का आकार छोटा होगा, फास्फोरस का आकार बड़ा होगा। तो इसमें अगर रिस्पेक्ट में बात करें तो सल्फर का छोटा और फास्फोरस का बड़ा हो गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ध्यान में रखिए बच्चे, मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसको नोट डाउन भी कर लेना है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं क्या होता है, तो बाएं से दाएं आपको परमाणु त्रिज्या का मान आपका ठीक है बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा बच्चे, घटेगा, ध्यान में रखिएगा घटेगा। और वर्ग में ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे क्या होता है, ऊपर से नीचे बढ़ता है, वर्ग में ऊपर से नीचे क्या होगा, ऊपर से नीचे बढ़ता है, ध्यान में रखिएगा ऊपर से नीचे बढ़ता है, याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है। तो बच्चे आवर्त मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा आवर्त व्यक्त होता है, मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा क्या होगा, आवर्त व्यक्त किया जाता है। ध्यान में रखिएगा कि आवर्त किसके द्वारा व्यक्त होगा, मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा। क्यों बच्चे, मान लीजिए सोडियम है तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, इसका मतलब है 2 8 1 है, तो इसमें 3 कक्षा है तो 3 आवर्त होगा, थर्ड आवर्त का तत्व होगा, थर्ड पीरियड का तत्व होगा। तो जितना कक्षा संख्या उतना ही आपको ठीक आवर्त होता है बच्चे, इसीलिए यह मुख्य क्वांटम संख्या पर डिपेंड करता है। ऐसे आधुनिक आवर्त सारणी निर्भर करता है किस पर, तो परमाणु संख्या पर, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसको व्यक्त करेगा, तो मुख्य क्वांटम संख्या को व्यक्त करता है। ध्यान में रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया है, तो मौसले के द्वारा दिया गया है, ये भी याद रखनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में जैविक क्रिया हेतु ठीक है पंप कौन सा होता है। बच्चे जैविक क्रिया के लिए याद रखिएगा, जब भी जैविक क्रिया की बात करेगा तो यहाँ क्या होता है, तो सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम ठीक है और पोटेशियम पंप, ये क्या करता है, तो बच्चे सोडियम पोटेशियम पंप जो है यह ठीक है आपको ये जो है न्यूरॉन संवेदना, न्यूरॉन संवेदना का नियंत्रण करता है, न्यूरॉन संवेदना का नियंत्रण करेगा। ध्यान में रखिएगा संवेदना का नियंत्रण करता है। जबकि ठीक है ये आपको दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो फेरस है बच्चे, फेरस पंप है बच्चे, फेरस पंप। ये क्या करता है, तो ये जो है ठीक है ऑक्सीजन वहन करने का कार्य करता है, ऑक्सीजन वहन करता है, यानी ऑक्सीजन वहन करता है, यानी ऑक्सीजन वहन करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोशिकाओं में ले जाने का काम करता है। इसीलिए ज्यादा बेहतर आंसर कौन हो गया, तो पोटेशियम और फेरस पंप हो गया, पोटेशियम और फेरस पंप हो गया, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम पंप जो है वह न्यूरॉन संवेदना को सूचित करेगा। और आपका ठीक है, और आपका जो पोटेशियम और फेरस है वो क्या करेगा, तो पोटेशियम तो आपको पता है कि यह हृदय दाब का नियंत्रण करता है, फेरस जो है ऑक्सीजन परिवहन में मदद करता है। किस में मदद करेगा, तो ऑक्सीजन परिवहन में मदद करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन परिवहन में क्या करता है, मदद करता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऑक्सीजन परिवहन में आपको क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, एकदम याद रखना बच्चे, बार बार इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा जल में अम्ल की कुछ मात्रा मिलाए जाने पर जल का आयनिक गुणनफल क्या होगा। तो मान लेते हैं जल है तो जल उदासीन होता है बच्चे, जल क्या होता है, उदासीन होता है। जल का पीएच मान कितना होगा, उदासीन होता है। जल का पीएच मान कितना हो जाएगा, ये एग्जैक्ट 7 के बराबर होता है। अब क्या करते हैं कि जल में कुछ अम्ल मिला देते हैं, तो जैसे ही अम्ल मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा जैसे ही जल में हम क्या करते हैं, तो अम्ल मिलाते हैं, जल में हम क्या कर देते हैं, तो याद रखिएगा जल में हम लोग अम्ल मिला देते हैं। तो जैसे ही अम्ल मिलाएंगे, तो यहां देखिए जल में अम्ल की कुछ मात्रा मिलाए जाने पर जल का आयनिक गुणनफल क्या होगा। तो ये ठीक है, आपको पता है कि जल का आयनिक गुणनफल ठीक है पीएच में वृद्धि के साथ परिवर्तित नहीं, पीएच में कमी के साथ परिवर्तित होता है बच्चे। पीएच में क्या होगा, कमी आ जाएगा, क्योंकि जल में जैसे ही आप मिलाइएगा अम्ल, तो क्या होगा, इसका पीएच वैल्यू जो है वो घट जाएगा। ठीक है, पीएच वैल्यू क्या होगा, और आयनिक गुणनफल जो है ठीक है, आयनिक गुणनफल वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और H प्लस आयन की संख्या यहाँ क्या होगी, बढ़ जाएगी। H प्लस आयन की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ठीक है आपको जल में अधिक से अधिक मात्रा में H प्लस आयन आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा आपको।
पीएच में कमी के साथ परिवर्तित होता है। यानी आंसर हो जाएगा आपका यहां पर बी नंबर। कौन होगा? बी नंबर आपका आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा। किन्हीं दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब क्या होता है? तो बच्चे ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, नाम था डाल्टन। डाल्टन ने कहा कि देखिए किसी गैस का कुल दाब जो होता है, किसी गैस का डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। तो डाल्टन ने क्या दिया था नियम बच्चे? आंशिक दाब का नियम क्या दिया था? तो दाब का नियम है कि देखिए किसी गैस का कुल दाब जो होता है, कुल दाब, यह ठीक है आपको गैसों के आंशिक दाबों के ठीक है योगफल का क्या होगा? बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। इसको कौन सा नियम बोलते हैं बच्चे? तो डाल्टन के आंशिक दाब का नियम कहा जाता है। तो दोनों गैसों के आंशिक दाब का अंतर नहीं है, दोनों गैसों के प्रत्येक गैस के आंशिक दाब का योगफल के वह क्या होगा? बराबर होगा। दोनों गैसों के ठीक है आपको जो आंशिक दाब है उसके योगफल के वह बराबर होता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर आरटी में निम्न में से कौन सा आर का गणितीय मान नहीं हो सकता है? तो आर बराबर क्या होता है बेटा? तो आर बराबर होता है पीवी बटा क्या होगा? एन इंटू टी होता है। ठीक है, पी का मतलब क्या हुआ? पी प्रेशर और वी मतलब वॉल्यूम हो गया। प्रेशर और वॉल्यूम का गुणनफल क्या कहलाता है? तो एनर्जी कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। एनर्जी अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर हो गया, मोल इंटू टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं जनरली। यहां देखिए ये 8.314 10⁷ अर्ग पर मोल पर केल्विन सही है। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन ये भी सही है, क्योंकि 10⁷ अर्ग बराबर क्या होता है? 1 जूल के होता है। तो ये आ गया। तो 8.314 पास्कल पर मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन ये भी सही है। लेकिन ये देखिए वायुमंडल मोल केल्विन में कितना वैल्यू आएगा? तो इसका वैल्यू आता है वायुमंडल मोल केल्विन में 0.0821 ठीक है लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर ठीक है एटमॉस्फेयर पर ठीक है मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन में आता है वैल्यू। तो ये ध्यान में आप लोग रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा एक पारसेक बराबर होता है कितने की? तो एक पारसेक जो है वायुमंडलीय तो आपको ब्रह्मांडीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है कितना? तो बच्चे एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर या 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होगा, 10⁻16 मीटर होगा। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो यहां देखिए 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, यानी ए ऑप्शन में है। तो 66 का क्या हो गया? आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चे, बार बार आपसे पूछेगा कि ब्रह्मांडीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है? पारसेक। उसके बाद लाइट ईयर, और एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक ठीक है, एक आपको यहीं पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है? तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। तो ये सब बातें याद रखिए, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहां पर। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा रेखीय चाल बराबर होता है, रेखीय चाल, रेखीय चाल क्या होता है बेटा? तो रेखीय चाल होता है, रेखीय चाल क्या होगा? बराबर होता है। तो आपको पता है कि v बराबर क्या होता है? तो ओमेगा इंटू आर होता है। ये रेखीय चाल हो गया, रेखीय चाल। रेखीय चाल बराबर क्या होता है? तो कोणीय चाल गुना त्रिज्या, कोणीय चाल गुना त्रिज्या, कोणीय चाल अब गुना क्या होगा? त्रिज्या हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो कहां पर है? तो कोणीय चाल गुना त्रिज्या, तो बी नंबर ऑप्शन में है। ध्यान में रखना बेटा, ओमेगा बराबर क्या होता है? v बटा आर ठीक है। और आपको अल्फा बराबर क्या होगा? तो ए बटा आर ठीक है, ए बटा आर। यहां देखिए अल्फा क्या हुआ? रैखिक त्वरण हो गया, रैखिक त्वरण। रैखिक त्वरण बराबर कोणीय त्वरण, बोलते कोणीय त्वरण बराबर रैखिक त्वरण बटा त्रिज्या। कोणीय त्वरण बराबर क्या होगा? कि रैखिक त्वरण बटा त्रिज्या हो गया। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बच्चे अगर कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है तो वृत्त के ठीक है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने पर वृत्त के केंद्र पर बने कोण को हम कोणीय ठीक है विस्थापन कहते हैं। तो इसीलिए आंसर क्या होगा इसका? बी नंबर आपको आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या होगा आंसर बेटा? तो बी नंबर आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्या है? चलिए बेटा देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका।
देख लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण तो जी बराबर होता है जीएम बाय आर स्क्वायर, जीएम बटा आर स्क्वायर। और आपको मैंने कई बार बताया है कि ये देखिए आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर बढ़ेंगे तो जी का मान क्या होगा? घटेगा। ठीक है, पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? घटेगा। ये पृथ्वी का केंद्र है बच्चे, यहाँ जी का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, हाँ, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है? कम होता है, लेकिन शून्य नहीं होगा। ठीक है, ध्रुव पर जी का मान क्या होगा? महत्तम होगा। ध्रुव पर जी क्या होगा? महत्तम, मैक्सिमम होता है। तो ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम कहाँ होगा? भूमध्य रेखा पर गलत बात है, ध्रुव पर गलत बात है, केंद्र पर शून्य हो जाता है बेटा। तो यहाँ जो ऑप्शन है उसके आधार पर क्या हो जाएगा? केंद्र पर जी का मान क्या होता है? तो यहाँ शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। ठीक है, क्या पूछेगा कि इसका वैल्यू कितना है, तो ये भी ध्यान में आपको रखनी चाहिए। बार बार इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है बच्चे। चलिए, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, यहां देखिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? पदार्थ जिनका गलनांक दाब बढ़ने पर घट जाता है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। आपको पता है मैंने कई बार बताया है कि देखिए जो क्वथनांक है, क्वथनांक दाब का समानुपाती होता है। क्वथनांक समानुपाती दाब हो गया। हायर द प्रेशर हायर द, ठीक है, बीपी। और गलनांक जो है वह क्या होगा? गलनांक जो है बेटा वह दाब का क्या होता है? तो दाब गलनांक जो है दाब के समानुपाती नहीं होगा, दाब का क्या होगा? आपको व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहां पर यह ध्यान में रखना है कि जिस पदार्थ का आयतन, ठीक है, दाब के बढ़ने पर क्या होगा? बढ़ता है, उसका गलनांक दाब के बढ़ाने पर बढ़ेगा। और ठीक है, आपको जिस पदार्थ का आयतन, ठीक है, आपको क्या करने पर, पिघलाने पर क्या होगा? सिकुड़ता है, उसका दाब बढ़ाने पर क्या होगा? गलनांक घटता है बच्चे। तो यहां किसका घटेगा? आपको याद देखिए, मोम। आपको पता है कि मोम जो होता है बच्चे, एकदम ध्यान में रखिए, मोम जो होता है, ठीक है, वह, ठीक है, आपका उसका आयतन बढ़ेगा, इसीलिए अब पिघलाने पर आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। घी का भी आयतन बढ़ेगा, इसीलिए दोनों का, ठीक है, दोनों का जो है गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो है या फ्रीजिंग पॉइंट जो है, वो दोनों क्या होगा? आपको बढ़ेगा दाब के बढ़ाने पर। लेकिन बर्फ जो है इसका आयतन घटता है, ठीक है, आयतन घटता है और घनत्व आपको बढ़ता है जब हम पिघलाते हैं इसको। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए इसका क्या होगा? गलनांक दाब बढ़ने पर घट जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कंसेप्ट समझिएगा जरा। ठीक है, जिस पदार्थ को पिघलाने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक बढ़ता है, और जिसका आयतन घटता है दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होगा? घट जाता है। तो यहां देखिए, ठीक है, आपको बर्फ को पिघलाने पर उसका जो, ठीक है, आयतन होगा वह घट जाता है, घनत्व बढ़ जाता है। यही कारण है कि बर्फ पर दाब के आरोपित करने पर उसका गलनांक घट जाता है। एकदम कंसेप्ट याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा बार बार। पानी के उबलने पर, ठीक है, उबलने का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है? तो आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस स्केल पर फ़ारेनहाइट पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर हम केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन होता है। रोमर में बात करें तो 80 डिग्री आर होता है। रैंकिन में बात करें तो 672 डिग्री आर एन होता है। तो ये अलग अलग टेम्परेचर पर बीपी है। किसका? तो आपको, ठीक है, जल का बीपी होता है। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मान लीजिए आंसर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है, 5वें सेकेंड में कण द्वारा चलित दूरी कितनी है? तो बच्चे 9 मीटर है। तो कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है। एस एन एथ बराबर क्या होता है? तो u अब प्लस a बाई 2 इंटू क्या होगा? 2n माइनस 1 होता है। हाँ, यहाँ देखिए, ठीक है, u है, विराम से शुरू हो रहा है तो 0 कर लीजिए, प्लस a बटा 2, ये 9 मीटर दिया हुआ है, गुना 2 गुना 5वें सेकेंड में 5 महीने से 1 कर लीजिए। ठीक है, तो a बराबर क्या होगा? तो 9 गुना 2 बटा 9, बच्चे काट दीजिए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ त्वरण है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। तो आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो बच्चे यहाँ देख लीजिए, बार बार मैं बताता रहता हूँ आपको कि लाल ये रेड है और ये क्या है? ठीक है, RGB। लाल और हरा अगर मिला दिए तो पीला बन गया, और ग्रीन और ब्लू मिला दिए तो सियान बन गया, या पिकॉक ब्लू बोलते हैं इसको, पिकॉक ब्लू बोलते हैं, पिकॉक ब्लू बोलिए। और रेड और ब्लू मिला दिए तो ये क्या बन गया? मेजेंटा बन गया। तो ये ध्यान में आप रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए, तो क्या होगा आंसर? तो लाल और हरा, तो ये हो जाएगा पीला, बच्चे पीला हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा बार बार। और सभी रंगों को आपस में मिला देने पर उजला रंग प्राप्त हो जाता है। सामान्य बोलचाल की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? बच्चे मैं बार बार बताता रहता हूं कि देखिए, सामान्य बोलचाल में 30 से 40 डेसिबल, अगर जोर से बातचीत होगा
जोर से बातचीत में क्या होगा, तो बातचीत में लगभग 60 डेसिबल तक की ध्वनि हो जाती है, ठीक है, 60 डेसिबल की। भीड़ भरी गली की बात अगर करेंगे तो भीड़ भरी गली की बात करेंगे तो लगभग 70 से 80 डेसिबल। अगर हम ट्रेन, ट्रक, ठीक है, ये सब की बात कर ले तो 90 डेसिबल के आसपास। यदि हम जेट विमान की बात करते हैं तो 150 डेसिबल के आसपास ध्वनि होती है बच्चे। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम किस इकाई का प्रयोग करते हैं, तो डेसिबल का प्रयोग करते हैं। चलिए 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो कुल प्रतिरोध क्या होता है श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में याद रखिएगा धारा समान, विभव भिन्न भिन्न। धारा समान होगा लेकिन विभव क्या होगा, भिन्न होगा। विभव या विभवांतर क्या होता है, तो भिन्न होता है। ये याद रखना है बच्चे, बार बार क्वेश्चन पूछेगा। RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस क्या होगा R3 हो गया, यानी 2 प्लस 3 प्लस क्या हो गया 4। तो कुल मिला के 4 3 7 2 9 9 ओम हो जाएगा। याद रखिए प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं रोल गोल्ड किसका बना होता है, तो रोल गोल्ड किसका बना होगा, तो ठीक है, रोल गोल्ड जो है आपको पता होगा कि कॉपर इसमें 90% होता है, कॉपर इसमें 90% होता है और एल्युमिनियम इसमें 10% होता है। और रोल गोल्ड में बार बार बताता भी रहता हूं कि कृत्रिम सोने जैसा आभूषण प्राप्त करने के लिए, कृत्रिम सोने जैसा आभूषण, सोना से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं, सोने से, ठीक है, कृत्रिम सोने जैसा आभूषण प्राप्त करने के लिए जैसा आभूषण किससे प्राप्त होगा, तो बच्चे आपको रोल गोल्ड से प्राप्त होगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं बच्चे, ठीक है, पीछे देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन में। यहां देखिए एक क्वेश्चन जो अभी न्यूमेरिकल हम लोग बनाए थे 1 मोल में, ठीक है, फिर से उसको रिपीट करते हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया है तो देखते हैं उसको। हाँ ये देखिए ये क्या कह रहा है, फिर से रिपीट कर रहे हैं बच्चे इसको। 1 मोल NaCl के 1000 ग्राम जल युक्त विलियन में, कोई बात नहीं है, 1000 ग्राम जल युक्त विलियन में, ठीक है, तो कुल जल दिया हुआ बच्चे, जल दिया हुआ जल, ठीक है, कितना, तो H2O, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आपको पता होनी चाहिए कि H2O का कुल कितना द्रव्यमान, तो 18 ग्राम हो गया। और बेटा कुल जल कितना, तो कुल जल इसका मोल निकाल लेते हैं, कुल जल कितना, तो कुल जल दिया हुआ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। अब हम क्या करते हैं, तो क्या जल का मोल निकालते हैं, जल का मोल निकालिए बेटा, कितना होगा, जल का मोल निकालिए, ठीक है। तो 1000 को भागा दे देते कितना से, तो 18 से भागा दीजिए, कितना हो गया, तो ये लगभग 1000 ग्राम जल है, उसका हम मोल निकाले। चूंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो ये लगभग आ गया 55.85, ये लगभग आ गया कितना, 55.85। ध्यान दीजिएगा जरा बच्चे, 5.85 मोल आया, मोल। चूंकि यहां देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो ठीक है, मोल भिन्न, ये गड़बड़ हो रहा था मेरे से, तो फिर इंग्लिश मैंने देखा तो यहां कह रहा है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए जरा इस पर। मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन बराबर होता है, ध्यान दीजिए बच्चे, मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन बराबर होगा टोटल मोल, जितना मोल आपको दिया गया है, कितना मोल दिया गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, देखिए मोल्स ऑफ NaCl ये, और कुल मोल, तो कुल मोल कितना है, पहले तो जल का मोल, ठीक है, फिर क्या निकालना है, प्लस आपको, ठीक है, NaCl का मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। ध्यान दीजिए मोल फ्रैक्शन के बारे में हम क्या कह रहे हैं कि जिसका निकालना हो उसके मोलों की संख्या बटे, ठीक है, जल का मोल और उसके कुल मोलों की संख्या का योगफल निकालते हैं बच्चे। तो मोल फ्रैक्शन अब देखिए कितना हो गया, तो बच्चे आपको पता है NaCl का 1 मोल दिया हुआ बटे आपको नंबर ऑफ, जो जल का मोल मैंने निकाला है अभी तुरंत 55.85 और NaCl का मोल कितना, 1 मोल दिया हुआ आपको, 1 मोल NaCl के ठीक है भैया, तो 1 बटे कितना हो गया, तो 56.85 हो गया। अब भागा दे देते हैं, 1 बटा 56.85, 1 बटा 56.85, तो बच्चे ये आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 0.0177 आएगा। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। ध्यान में रखिएगा बेटा, क्या कह रहे हैं, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जब भी निकालने के लिए बोले तो क्या करना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जब भी बोले तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो NaCl का मोल, देखिए दिया हुआ NaCl का मोल बटे किसका मोल, तो बच्चे ठीक है, जल का मोल H2O का मोल
ठीक है, यहाँ आपको H2O में भूला हुआ है NaCl प्लस, ठीक है, NaCl का मोल, ठीक है, तो इसको कर लीजिए, यही आपका क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, मोल फ्रैक्शन आपको इससे निकल जाएगा। तो आसान सवाल है, ठीक है। पहले जो मैंने बताया था वो चूंकि बाद में मैंने ध्यान दिया कि ये मोल फ्रैक्शन कह रहा निकालने के लिए। चलिए बच्चे, अच्छी बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0177। तो ये ध्यान में रखिए, अच्छे तरीके से आप सॉल्व आउट कीजिए और जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसको भी नोट डाउन कीजिए। यकीन कीजिए कि आपको बहुत बहुत फायदा होगा BSSC के एग्जाम में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।